नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं तलाक के मामले भी बढ़े हैं। इसकी वजह क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कश्मीर से 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं श्री सुभाष गुप्ता जी, जो कि रिटायर्ड सेशन जज हैं, जम्मू से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रही हैं मीर सबीन गुलरेज, जो कि पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ हैं एडवोकेट मोहम्मद असलम चौधरी, जो वकील हैं और यूथ लीडर भी हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया आवाज़े ख़वातीन से जुड़ने का। थैंक यू मैम। जी। चर्चा की शुरुआत गुलरेज जी से करते हैं, जो कि ग्राउंड पर काम करती हैं, सीधे तौर पर देखती हैं, समस्याओं से दो-चार होती हैं। गुलरेज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है? ये केसेस बढ़ रहे हैं या रिपोर्ट ज़्यादा होने लगे? मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस शो में, इस प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए। हम भी चाहते हैं हमारी आवाज़ें लोगों तक जाएँ ताकि शुक्रिया। लोग हमें सुन सके, अवेयर हो सके इन चीज़ों के लिए। अगर मैं ग्राउंड ज़ीरो की बात करूँ, आज से 2-4 साल पहले की बात करूँ, तो रिपोर्ट्स बहुत कम होते थे, क्योंकि लोगों ने ये टैबू बना के रखा था कि हमारी बेटियां, बहुएं पुलिस स्टेशन ना जाए, जुडिशरी से इंसाफ की गुहार ना लगाए। ये क्यों होता था? लोगों की ये अना पे बात आ जाती थी। जब उनकी बेटी बोलती थी मैं जुल्म सह रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आज अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने इसमें कितना रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने इसमें 110% एक अच्छा रोल इसलिए प्ले किया क्योंकि आज हमारी वही बेटियां जो कल तक सहम जाती थी जुल्म सह के, आज उठ के उन चीजों के लिए रिपोर्ट करती हैं, चाहे वो थाना हो या जुडिशरी हो। अगर हम एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें, कश्मीर ऑब्जर्वर के पास कुछ केसेस, मतलब उनने इसका डिटेल्ड रिपोर्ट दिया है, मैं उनको जरूर यहाँ कोट करना चाहूंगी। इस रिपोर्ट के तहत 3716 ऐसे रजिस्टर्ड केसेस हैं जो क्राइम हुए हैं अगेंस्ट वीमेन, जिसमें केसेस 498 हैं, दैट इज क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और बाय हिज रिलेटिव्स। उसमें इधर उसकी माँ आए या उसकी बहन आए या उसके फादर आए। नंबर 1, ये वही केसेस है जो आईपीसी की धारा जिन पे लगी है, या उसमें 326A, यानी ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर एक औरत वॉलंटियरली ग्रीवियसली हर्ट होती है बाय यूज ऑफ एसिड। और अगर हम इसी रिपोर्ट में हम देखें, 500 ऐसे इंस्टेंट केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, जिसमें 70 ऐसे केसेस हैं जो खाली श्रीनगर से रिपोर्ट हुए हैं, 60 ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ जम्मू से रिपोर्ट हुए हैं, 58 ऐसे केसेस हैं जो राजौरी, कुपवाड़ा से 38, पुंछ से 25, डोडा से 49, और 7 ऐसे केसेस हैं जो अनंतनाग और अवंतीपोरा के हैं, रिपोर्ट हुए हैं, 11 बांडीपोरा के, हंदवाड़ा के और रामबन के, जबकि 24 बारामूला के, 17 बड़गाम के, 23 फ्रॉम गांधरबल एंड 13 फ्रॉम कठुआ एंड 6 फ्रॉम किश्तवाड़। अगर हम यही बात देखें, 2 ऐसे एसिड केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए जम्मू में 2022 में, और वही एनसीआरबी की रिपोर्ट डिस्क्लोज करती है 886 केसेस किडनैपिंग के हैं, अबडक्शन ऑफ वीमेन के हैं, जो थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर के ईयर 2022 में रिपोर्ट हुए हैं। उसमें 384 केसेस ऐसे हैं जो विटनेस हुए हैं और रिपोर्ट हुए हैं जम्मू में, और बाकी इनमें जो केसेस हैं 118 रिपोर्ट हुए हैं जम्मू के और 109 श्रीनगर के, और बड़गाम जो कि 63 केसेस में रिपोर्ट कर रहा है, जबकि राजौरी में 53 और कुलगाम कुपवाड़ा 41। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में आपको बोल रही हूँ। अब इस रिपोर्ट में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि क्रुएलिटी बढ़ रही है। आजकल तो मर्द
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का इसलिए सहारा ले रहे हैं ताकि हमें अपनी बीवी को मेंटेनेंस ना देना पड़े। आजकल तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का इसलिए सहारा लिया जा रहा है ताकि हमें एलिमनी ना देनी पड़े, हमारी बीवी तंग आके ये बोले कि मुझे तलाक दे दो। आजकल तो एलिमनी से लोग इसलिए डरते हैं ताकि उनको पेनल्टी, एक तो वो जुल्म करे और हमें पेनल्टी ना देनी पड़े। आजकल लोग इतने एरोगेंट हो गए हैं, उनकी बहनें, उनकी माएं उनको इस चीज में बढ़ोतरी दे रही है, सपोर्ट कर रही है कि आप जुल्म करो। और ये केसेस किससे इतना आजकल उभर के आ रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का टूल हमारे पास है। हमारी बेटियां जो कल तक पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती थी, आज जाके रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि कितना जुल्म सहेंगी। आजकल तो सासों को ये भी प्रॉब्लम है कि एक तो बहू काम करे और घर का काम भी करे। ठीक है, घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट गिव हर अ साई ऑफ रिलीफ, बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक औरत एक तो ये भी सहे कि मर्द जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रखे और अपनी बीवी को मार कुटाई भी करे और वो चुपचाप सहे। और जब वही औरत एक मार्केट में ये बात उछालती है तब उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है। वही औरत का जो है कैरेक्टर असैसिनेट होता है क्योंकि वो अपनी बात नहीं करनी चाहिए। आप कह रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें ये भी देखना है ना, वहां एक औरत पे जालिम है, क्योंकि मर्द सुबह उठ के ऑफिस चला जाता है, घर पे कौन रहती है? घर पे यही सास और बहू बैठती है, और वो ननद जिसका इंटरफेरेंस ससुराल से अपने मायके में होता है, वो एक अहम रोल अदा करती है जी। उस डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम जो है वो बात ना जाके अपने मायके में कर पाती है ना सोसाइटी में। क्यों? वो औरत है। अब हमारे इस समाज में एक प्लस पॉइंट है, वो हमारा कानून है, वो हमारी गवर्नमेंट है, जिनने बेटियों को इतना हक दिया कि वो अपनी बात भी रह सके। आप डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करिए, आप देखिए ना डोमेस्टिक वायलेंस के कितने पेंडिंग केसेस अभी अदालतों में, जुडिशरी में पड़े हैं, जहां अभी अपने हस्बैंड अपने बच्चों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जहां पर एक सिंगल मदर जो सुबह निकलती है शाम को आती है, अपने बच्चे को फीड कर रही है और लास्ट में टांग पकड़ती है, शी हैज अ बैड कैरेक्टर। हम उस सोसाइटी में रहते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेटली टू से, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर एक माँ को कुरान में, गीता में, हर जगह एक दर्जा दिया जाता था। वहीं आज उसी माँ का कैरेक्टर ऐसा है, उसी माँ की कैरेक्टर की धज्जियां सड़कों पे उड़ाई जाती है। आप देखिए आज यहाँ कश्मीर में कितनी सिंगल मदर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को संभाल रही है और कितनी प्रॉब्लम्स उनको दरपेश आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मर्द आज भी उसी औरत को बैड कैरेक्टर, अपने दामन पे तो कुछ नहीं, क्योंकि वो तो दुल्हे होते हैं, वो तो इतनी नेक माओं से पले बड़े होते हैं जहां पर उनकी माएं उनको ये सिखाती है कि दूसरे की बेटी को कैसे मारना है, उसको कैसे डॉरी डिमांड्स लेनी है, और वो भी तरीके से। डॉरी डिमांड्स देखिए कैसी बोली जाती है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपको जो मर्जी है अपनी बेटी को दीजिए, और उसी बेटी को फिर कहा जाता है फलानी की बहू ने इतना लाया, फलानी की बेटी ने इतना लिया, मैंने अपनी बेटी को 80 सूट दिए। दिस इज द वे हाउ दे ट्रीट देयर डॉटर इन लॉज। दे हैव टू अर्न, they have to feed their family, but at the end they are bad character, they don't have any values, they don't have any moral values for their families. Just why? Because they ask for their right, they don't want to get beaten by their husbands, they don't want to listen taunts from their sister-in-laws and mother-in-laws. गुलरेज जी, बहुत ही तकलीफदेह है ये सुनना, और ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरे भारत में इस तरह के मामले हैं, और कश्मीर भी उससे अछूता नहीं है जाहिर तौर पर। लेकिन जिस तरह से जो एक बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है,
ये वाकई जी बहुत बिल्कुल। तकलीफ देह है, जहाँ हर औरत को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, तो ये बात वहाँ जाकर खत्म हो जाती है। जज साहब, जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गुरेज जी ने बताया कि बहुत सारे मामले जो हैं वो पेंडिंग है, मेंटेनेंस नहीं दी गई है। अगर जो सिंगल मदर्स हैं, ज़ाहिर उनका या तो तलाक हो गया है या उन्हें अलग रह रही हैं वो, तो ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों का क्या उपाय है और क्या वजह है इसकी? ये आप बताएँ, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय जो है वो फैमिली कोर्ट्स को दिया है। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें आज शुक्रिया। अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बात करने का मौका दे रहे हैं। मैं ये तो जो जैसे आपने कश्मीरी सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी को एक ही माना, ये तो एडमिटेड है कि ये एक ही ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हम लोग हैं, और ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है और जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टेंस और डोमिनेंस है, वो पैट्रियार्कल वो है और मेल डोमिनेंस है। ये इसमें कुछ नहीं है। और एक टाइम था, आज आपको याद होगा, आज तो काफी फर्क पड़ रहा है। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात आवाज़ ख्वातीन करता है, जो बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर में काम कर रही हैं, और जैसे मैडम भी कुछ इस जो आज जो टीवी पे बैठ के बात कर रही है, तो इसका मतलब है जैसे पहले बच्ची को गर्भ में ही मार देते थे, भ्रूण हत्या होती थी और जश्न मनाया जाता था जब बेटा पैदा होता था, बेटी को कोई और उसको। और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर कश्मीर से थी, वो शायरस वो है, वो अपनी बात बता रही थी कि मैं जब बड़गाम में थी तो ड्रॉप आउट हो गया बच्चियों का, स्कूलों से हो रहा था, तो मैंने पता किया तो कमियां क्या थी, वहां पे कोई वॉशरूम नहीं था। देखिए बहुत चीजें जो आप काम कर रही है, मैं आपका ये जो सोशल काम भी देखता हूँ और इस पे भी मैं देखता रहता हूँ आवाज़ ख्वातीन का। हमारे बच्चों को ट्रेडिशनल बैकग्राउंड को है, उनको सैनिटेशन का कोई आइडिया नहीं, सैनिटरी पैड्स का एक जो है, वो बच्चियां स्कूल ही नहीं जाती हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वॉशरूम ना होने की वजह से स्कूल में। और आपको इंडियन जो देख सकते हैं कंट्री में, ये भी बहुत कारण है। और जो एजुकेशन है, गर्ल एजुकेशन बहुत कम है। आप तो मैंने देखता रहता हूँ, जामिया मिलिया में जाते हैं आप, और कब बच्चों को सारी एजुकेशन और 1 to 1 आप दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सबसे पहले गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस होने चाहिए पढ़ाने में। जैसे अभी तो फंडामेंटल राइट हो गया है अप टू 14, जो हमारा जी। आर्टिकल वो बदल चुका है, आर्टिकल 21 में बच्चा जो है, आंगनबाड़ी हमारे पास है, ये जो हमारे और जो मिड डे मील प्रोग्राम है। देखो ये जो जज साहब, मैं आस्था आपकी आस्था बात से सोसाइटी, इत्तेफाक रखती हूँ। जज साहब, मैं यहाँ आपसे आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन अभी भी भारत के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हो रहा है हाँ और अभी भी जो है वो फीमेल फिटिसाइड हो रहा है। बिल्कुल भ्रूण अब हत्या। हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि जब हमारे पास कानून है, कानून का सहारा है, ऐसे में भी हम, और जो लड़कियां रिपोर्ट भी कर रही हैं जाकर, क्यों उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा? क्यों हम उनको मेंटेनेंस, एक बार कोर्ट वहां से उनको मिल जाता है कि मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता है? इन सब का उपाय क्या है? इन पे हम क्या करें आखिर? कानून भी ले आए लेकिन कानून की पालना नहीं हो रही। उपाय यही है कि जो एक तो अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में अपने राइट्स। हाँ, जैसे आपने कहा डाटा इंक्रीज हुआ रिपोर्टिंग का, इट शोज कि अभी जो वीमेन है अपने राइट के लिए रिपोर्ट कर रही है। और जैसे जिस मर्जी आपको कह सकते हो, मेंटेनेंस के रिलेटेड हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। कोर्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारी है, तहसील लेवल से लेके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक।
बहुत काम कर रहे हैं वो भी। हाँ, ये एक जैसे चूहे बिल्ली का कैट एंड रैट जो होता है ना, जैसे मैडम ने कहा, वो कुछ जो दाव पेच है, कानूनी दाव पेच है, वो कर लेते हैं। देखिए, कुछ किसी ढंग से नहीं बोझे। अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे मैडम ने कहा, खुद काम करना चाहती हैं, खुद निकलती हैं, घर का काम भी करती हैं और बाहर भी अपने गुजारे बत्ते के लिए, सिंगल जो मदर्स हैं, तो उन पे लाशन लगाया जाता है। ये सोसाइटी को बदलना पड़ेगा और बदल रही है। और कोर्ट्स भी मेंटेनेंस देने में, देखिए मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, अभी हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन है 125, ये बात करती है कि वाइफ की डेफिनेशन में, अभी ये अवेयरनेस मैं दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं, जब हमारे ये कंसेप्ट है तलाक हो गया तो उसके बाद मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, गुजारा भत्ता वीमेन नहीं ले सकती उस पति से जिसने तलाक दिया है। लेकिन लॉ है 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके तहत इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है टिल शी रीमैरिज। जे मैं आपके ये सभी के लिए कश्मीर में जो लोग लीगल अवेयरनेस मैं आज दे देता हूं, कानून के बारे में जानकारी दे देता हूं, कि जैसे इन्होंने कहा कि किसी ने तलाक दे दिया तो उसको मेंटेनेंस का हक है। और मुस्लिम मैरिज में डावर भी है, डावर भी है, परमानेंट एलिमनी की बात भी हो सकती है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो लॉ है, लेकिन इन्फोर्समेंट के लिए खासकर वीमेन को आगे आना पड़ेगा। जैसे कुछ एनजीओ को, जैसे आप काम कर रही है, मैडम कश्मीर में काम कर रही है, तो इनको अपने राइट्स का जो कानून में आ गई है। डोमेस्टिक वायलेंस में एक और है नया, आपने सुना होगा, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट किया गया उत्तराखंड में, वहां पे आया कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये अक्सर इसकी ये जो रिलेशन डेवलप होते थे, लिव इन रिलेशनशिप थे, उन्होंने कहा अगर किसी को रहना है, और अक्सर ये है, चाहे कश्मीर की सोसाइटी है, जम्मू की है, पूरे इंडिया की है, लिव इन रिलेशन में है, 5-7 साल लड़की को खराब किया उसको, और बाद में उसका कुछ पता नहीं। अभी उन्होंने कहा जो यूसीसी में, उन्होंने कहा भाई लिविंग अगर रिलेशन में होगे तो एक एग्रीमेंट होगा और उसका भत्ता भी गुजारा भत्ता, शी कैन आल्सो क्लेम मेंटेनेंस, उसको पूरी वाइफ का दर्जा दे दिया, उसको भी एक और वाइफ का दर्जा दे दिया जो लिव इन रिलेशन में, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के में भी और जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी। और कोशिश करना चाहिए, मैं सारे वुमेन फोक को बनाना चाहता हूं, और जो यंग कपल्स हैं आज, जो आप बड़े सिटीज में हैं या छोटे सिटीज जहां पे भी हैं, अगर लिव इन रिलेशन में है तो जो उत्तराखंड में टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया, मैं कहता हूं वो उन कपल्स को, उनको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए कि हम कितना साल रहेंगे, क्या करेंगे, ताकि अगर कोई वायलेट हो तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में इंप्लीमेंटेशन करवा सके। जी हाँ, जैसा अब आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। ये यूसीसी के दायरे में चीजें जब आएंगी तब शायद ये हो पाएगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि अवेयरनेस जिन लोगों को है भी और जो कानून का सहारा ले भी रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। वो फिर भी जो है वो कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं। असलम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ 2 बातें हैं। एक तो ये कि मामले बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस देने की भी जरूरत है, जैसे जज साहब ने कहा कि लोगों को कानून की सही जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन कानून की सही जानकारी होने के बावजूद उनको उस कानून का फायदा पहुंचे, यानी कि उन्हें न्याय मिले। क्योंकि लोग जो है वो हर जगह ऐसा हो रहा है कि मेंटेनेंस गुजारा भत्ता जो है वो कोर्ट ने तय कर दिया, लेकिन उस महिला तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो इन सब चीजों को किस तरह देखते हैं आप?
सोसाइटी में किस तरह से काम करने की जरूरत है, इसमें किस तरह से और बदलाव लाने की जरूरत है ताकि ये जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ वो रुक सके। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर द बेबी स्टेप्स। कश्मीर से जर्नलिस्ट और मशहूर सोशल एक्टिविस्ट मीर सबीन जी जुड़ी हैं हमारे साथ। जम्मू से रिटायर्ड जज साहब हैं सुभाष गुप्ता साहब, जो बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर रहे हैं। आप दिल्ली से जुड़े हैं, मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ। तो ये जो हमारा आज का एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाजें लगाना, जर्नलिस्ट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं और जजेस भी हैं, तो यही उस दिशा में जाने वाले कदम हो सकते हैं कि जिससे हम प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन के जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और वुमेन प्रोटेक्शन लॉज में चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे रेप लॉज हो, या अभी नया कॉन्सेप्ट मैरिटल रेप का भी इंट्रोड्यूस होता जा रहा है जूरिस्प्रूडेंस में। और ये सब चीजें जो हैं इनको एक्टिविस्ट्स के जरिए ही हाईलाइट किया जा सकता है और जुडिशरी के जरिए इसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूटिव के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जितना हो इस पे प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है, और जब कदम उठते जाएंगे तो डेफिनेटली बदलाव भी आएगा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर से भी आज औरतें खुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए सामने आ रही हैं, खास उसी तरीके से जैसे बाकी राज्यों से आया करती थी। अभी तक तो जम्मू कश्मीर की खवातीन जो थी वो जम्मू कश्मीर की यूटी तक महदूद रहती थी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर की खवातीन दूसरे देशों में जाके भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो अगर इस तरह से बदलाव आता गया तो पेंडेंसी के ऊपर भी जरूर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चीफ पैटर्न कुछ ना कुछ तदबीरें निकालेंगे। और दिन ब दिन समय के साथ साथ बहुत बदलाव भी आ रहा है। तो आगे जैसा को हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पूछेंगे एक सवाल कि क्या मुस्लिम लॉ में तलाक जो मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर नुकसान हो रहा है ट्रिपल तलाक वगैरह के जरिए, या फिर बाकी जो एक मामला होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में अगर इसको रख लें कि ना सबके लिए एक ही लॉ, तो क्या उससे कोई फायदा मिल सकता है? प्रैक्टिकली आपका तजर्बा क्या कहता है? स्पेशल लॉ में गवर्न हो फैमिली के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो वो बेहतर प्रोग्रेस कर पाते हैं, या फिर यूनिफॉर्मिटी इज इम्पोर्टेंट? तो मैं जो आपने किया ना, आज ही मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था, तो अभी वो हाई कोर्ट लेवल पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने पास आज ही ऑर्डर हुआ है। वो शरीयत लॉ जो मैंने एक पहले भी एपिसोड किया है, जो शरीयत लॉ है ना 1937 का, वो क्या करता है, मुस्लिम लॉ जो है पर्सनल लॉ उसको हावी करता है, उसको एप्लीकेबल करता है हर एक मुस्लिम पे। उससे क्या होता है, जो हमारी सेक्शन है पॉलीगेमी रिलेटेड, बाइगेमी रिलेटेड 494 आईपीसी, उसमें जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें क्या है कि भाई अगर जो हिंदू है उसकी मैरिज वाइड हो जाएगी सेक्शन 11 के नीचे अगर उसकी पहले बीवी है, लेकिन मुस्लिम जो मैरिज है जो शरीयत के मुताबिक है उसमें पॉलीगामी अलाउड है। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इस 494 को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे है। अगर एक हिंदू 949 जो कि एक सेकुलर इंडियन पीनल कोड है जो पहले, ये इस पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन की गई है शरीयत को बीच में लाके? सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये। अगर वो सेकंड मैरिज करता है हिंदू तो वो कहते हो आपके पॉलिशियबल है, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा है। तो अगर मुस्लिम करता है, नहीं करता है, तो जब आप कहते हो कि ये
जो सारा सिस्टम सेकुलर है, और आप कहते हो कि कोई भी प्रायोरिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन धर्म के अधिकार, धर्म के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, तो ये हम क्यों कह रहे हैं, कैरी कर रहे हैं कॉलोनियल। जो इंडियन पिनल को पड़ा है, ये तब का बना हुआ है, जो 494 है। तो बिल्कुल आज जो बात हो रही है CAA पे, भाई आप हिंदू जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जहां बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको आप नागरिकता दे रहे हो, मुस्लिम को नहीं दे रहे हो। भाई यही चीजें, अगर वहां पे आप कहते हो कि भाई कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी प्रायोरिटी, कोई धर्म के अधिकार आधार पे नहीं होने चाहिए, तो फिर ये 494 जो पॉलीगैमी, बाईगैमी जो इनकरेज करती है, अलो करती है, ये क्यों नहीं हो। और ये संज्ञान लिया जा चुका है। असलम साहब और मैडम, आपको भी मैं बता दूं, ये सारा आप यूनिफॉर्म ये खुद ब खुद होने जा रहा है। जैसे जो आपने कहा, जो मैंने कहा ना, ये यूसीसी का, लेकिन लिव इन रिलेशन ये आगे ही अडॉप्ट किया गया है। इसका वहां पे एक उसको स्ट्रक्चर्ड लीगल शेप दी गई है। बाकी इंडिया में हर एक कपल जो लिव इन रिलेशन में है, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इजाजत दी है, लेकिन उस साथ में उनके राइट्स भी प्रिजर्व किए हैं। जैसा मैं यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला है उत्तराखंड में जो आया, उसमें एक बात कहीं ना कहीं जो सभी के लिए जो एक मुश्किल पैदा करने वाली है कि ऐसे कपल्स जो जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लिव इन रिलेशनशिप में है, तो वहां तो ठीक है कि उनके राइट्स की बात आती है, लेकिन ऐसे कपल्स जो शादीशुदा हैं और वो कहीं और जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और फिर उसको लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं, वहां कहीं ना कहीं एक औरत का हक मारा जाता है। वो नहीं आता है, वो जुर्म है, वो पनिशेबल है। वो देखिए, वो पनिशेबल है। वो देखिए, ये वाला जो आप बात कर रहे हो, तो इसको पहले 497 था, जो अडल्ट्री एक कहते थे, अडल्ट्री, जी, अडल्ट्री था। उसमें भी जो अभी डिक्लेयर हो चुका है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो IPC में था, इंडियन में। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अगर कोई अडल्ट्री इज ए स्टिल ए ग्राउंड फॉर सीकिंग डाइवोर्स अगेंस्ट ए हस्बैंड हु इज इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, उसके दैट कैन बी ए ग्राउंड। तो वो वाली है। तो और लिव इन रिलेशनशिप एक से अगर रह रहे हैं जो अडल्ट कपल हैं, तो उनको मैं कहूंगा जहां यूसीसी नहीं हुआ है लागू, जैसे उत्तराखंड के बाहर जो देश के लोग दूसरी जगहों पे हैं, उन कपल्स को जो अपना एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए अब, और वो एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के पास जैसे भी है, ताकि टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, ताकि बाद में किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन बच्चों की ना हो जो बच्चे उस मैरिज से आते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन उन बच्चों को। और आप लोग तो एक NGO वगैरह चला, तो आपने भी इस बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुररीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया, लेकिन अब तलाक के दूसरे तरीके खोज लिए गए हैं। तलाक हसन है, जिसमें 3 महीने, एक महीने में देकर और फिर जो है वो किनारा कर लिया जाता है कि जी हमारा तलाक हो गया। मेहर की औने पौने रकम जो है वो जमा कर दी जाती है, और इसके बाद फिर हस्बैंड दूसरी शादी भी कर लेता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दूसरी शादी भी कर लेता है। तो ये पॉलीगैमी है या जो इस तरह की चीजें हैं, तलाक पर भी एक तरह से रोक नहीं लग पाई है। हम यूं कहें कि ट्रिपल तलाक तो आ गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर लगी, लेकिन अभी भी तलाक जो है वो हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो रास्ता नजर आता है, क्योंकि मैं जो अपने आवाज़ ख़वातीन के मंच पर मुझे इंसाफ चाहिए प्रोग्राम करती हूँ, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने मंच पर आकर ये बात कही कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अभी भी, और रिलीजियस लीडर्स का भी इसमें लोग फायदा उठा लेते हैं, उनसे भी कहलवा लेते हैं कि ठीक है। तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में जब चीजें आ जाती हैं, तो वो बेहतर होती है, औरत के हक में होती है, क्योंकि आप कानून से के जरिए जो है वो इंसाफ ले सकते हैं। यूसीसी
को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इसके आने के बाद बेहतर हो जाएंगी और चीजें आना चाहिए? आपसे हम जानना चाहेंगे। मैम, मैं जरूर इस बारे में बात करूंगी। अभी सुभाष सर ने बोला वी आर लिविंग इन अ पैट्रियार्कल सिस्टम, यानी मेरी सास ने अपनी सास से जुल्म सहा है, वो मुझ पे करेंगे, फिर कल को मेरी बहू आएगी तो आई विल डू द सेम। ठीक है, आपने ट्रिपल तलाक की बात की, तलाक हसन की बात की। तलाक हसन जो ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया था, आई राइट माई सेल्फ अ स्टोरी ऑन बिकॉज आई वर्क फॉर प्रिंट ऑल्सो। तो अगर हम तलाक हसन की बात करें या ट्रिपल तलाक की बात करें, एट द एंड पिस्ता कौन है? यही औरत। क्योंकि आप तलाक लो, आप अपने घर वालों की नजरों में खराब हो, आप सोसाइटी की नजरों में खराब हो, आप हर एक की, इवन योर ओन फैमिली डिसोन्स यू फॉर दैट। नंबर एक। नंबर दो, एट द एंड जब तक कि आपकी इज्जत की नीलामी हो चुकी होती है, उसके बाद वर्डिक्ट आता है, तो तब तक आपको सहना पड़ रहा है। सर, एक तो आप एक ट्रॉमा से बाहर आ गए, डोमेस्टिक वायलेंस के, आप जुडिशरी का ट्रॉमा सह रहे हैं, और एट द एंड फैमिली का भी ट्रॉमा सह रहे हैं। देयर आर फैमिलीज हु आर नॉट allowing their daughter come back, but there are families who are allowing their daughter by saying that we will allow our divorced daughter than our daughters in coffin. But the issue raises कि क्या आप अपनी बेटी, अपनी बहन के, अपनी माँ के साथ खड़े हैं? मैंने यहाँ इस मंच पे सिर्फ औरतों का नगाड़ा बजाऊंगी। There are men who are facing domestic violence, but in majority of the cases we are seeing the victims are always ladies. क्यों? आपने भी कहा, मैं भी कह रही हूँ कि औरत औरत पे जालिम है। आपने बात की कि तलाक की रोकथाम नहीं हो रही है, कहाँ होगी जब हम अपने बच्चों को वो परवरिश में वो सलाहियतें नहीं देते हैं कि उनको अपनी अज़वाजी जिंदगी कैसे बितानी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने बच्चों की शादियां तो कर देते हैं, क्या हम उनको बोलते हैं उनकी बीवी के हुकूक क्या है? अगर हम मुस्लिम शरह के हिसाब से देखें, जो मुफ्तीज, जो उलमाए किराम फैसला सुनाते हैं, मैं सबसे एक ही अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप पहले बेस तो देखिए कि क्या उसके सास ससुर का हक उस बहू पे है? क्या इस्लाम उसको इजाजत देती है अपनी देवर की खिदमत करे, अपने जेठ की खिदमत करे, या अपने ससुर की खिदमत करे? अगर वो कर रही है, वो उसके अमाल में एक नेकी लिखी जा रही है। मैं मुस्लिम शरह हिसाब से बात कर रही हूँ। लेकिन अब अगर मैं बाकी रिलीजन्स की बात करूं, क्यों ये थोपा जाता है? वो अपने बेटे से तो नहीं कहते कि आप हमारी खिदमत नहीं करते, तो हमेशा एक बहू पे ही ये बात क्यों आयद होती है कि बहू खिदमत नहीं करती? वही काम उनका बेटा भी करता, वही काम बहू भी करती है। दोनों सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं। अब अगर बहू घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, इवन अपने बच्चों को मायके, आजकल तो सासों को ये भी प्रॉब्लम है कि बहुएं अपने बच्चे मायके में छोड़ के आती है ताकि वो जॉब पे जाए। एक तो वो उनके बच्चे ना संभाले, और अब अगर वो कहीं अपने बच्चों को एकोमोडेट कर रहे हैं, वो भी नहीं करने देते। आप बताइए ना, औरत जाएगी कहाँ? तलाक कैसे थमेंगे? आजकल तो मर्द मेंटेनेंस के नाम पे ये कहते हैं हम तो कुछ कमाते ही नहीं, जबकि अय्याशियों के लिए उनके पास टाइम है, पैसा है। अपनी बहन, अपनी माँ, मैं नहीं बोलूंगी गलत है, दे आर इन्वेस्टिंग, बट जब उनके लिए पैसा है, जो उनकी अपनी खुद की औलाद है, उनके लिए पैसा क्यों नहीं आता? मेंटेनेंस क्यों नहीं निकलता? उस टाइम ये कहा जाता है कि इसको जी ननिहाल वालों ने रख लिया है। अरे ननिहाल वालों ने तब रखा है when you failed by your responsibilities, when you failed as a father। तो
तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि तलाक का सिस्टम रुकेगा? ये तब रुकेगा जब औरतें अपने बच्चों को ये सिखाएंगी कि दूसरे के घर की आई हुई बेटी बेटी है, वो गधा नहीं है जिससे आप काम करवाते जाओ और वो एट द एंड उस बोझ के तले इतना दब जाए कि वो अपनी आवाज ना उठा सके। हम लोग इस मंच पे रह के बात कर रहे हैं। मैंने खुद अदालत में इतने केसेस देखे हैं जहां पर एक औरत ये आके कहते हैं अब खुदारा मुझे बताओ मुझे करना क्या है, ना ये मेरा मेंटेनेंस दे रहा है। इवन लोगों को तो प्रॉब्लम है इंट्रीम भरने में। पीपल फेल टू पे इंट्रीम मनी। इसकी तो बात ही नहीं है मेंटेनेंस की, वो पेंडिंग रखते हैं। फिर एट द एंड जब वो लमसम अमाउंट कुछ बन जाता है फिर उनकी गुहारें होती है उसी अदालत से, हम तो पे नहीं कर सकते। ठीक है, आप पे नहीं कर सकते। मैंने खुद एक केस देखा है जहां पर एक मर्द बोलता था कि मैं तो 2000 पे कर सकता हूँ अपनी बीवी को। अगर उसकी आमदनी खाली 2000 थी, who asked him to be a father when he was not able to pay his duties, when he was not able to shoulder his responsibilities? क्योंकि जब आप एक बच्चा रखते हैं, एक सोच समझ के, एक प्लान करके बच्चा रखते हैं, उसमें उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी स्कूलिंग, मेडिकल सब आ जाता है। तो वही आदमी खड़े होके उस कटघरे में ये कहे कि आई विल पे ओनली 2000, हाउ शेमफुल। ये किन घरों के ये मर्द हैं और ये किन माओं के पले बले बच्चे ये बच्चे हैं? क्या उनकी माएं उनको ये नहीं समझाती कि ये औरत है, ये कहां से लाए? when you fail to pay your to shoulder your responsibility, how come a lady will shoulder these kind of responsibilities? नहीं, बट एट द एंड क्या सुनना पड़ता है? मेरी जो बीवी है वो उसका कैरेक्टर खराब है, मेरी बीवी एकदम खराब है, मेरी बीवी सुबह निकलती है शाम को आती है। मैं उन्हीं मर्दों से एक बार पूछती, वो तब भी सुबह निकलती थी शाम को आती थी, तब तुम्हें कोई एतराज नहीं था, क्यों? तब तुम्हें पैसे मिलते थे। जब उसने अपने हक की बात की, उसका कैरेक्टर खराब हो गया, वो खराब हो गई, वो समाज के लिए खराब हो गई, वो आपके लिए खराब हो गई, वो पूरी सोसाइटी के लिए खराब हो गई। ठीक, गुलरेज जी आप जो बता रही है वाकई हर महिला की कहानी है, देश भर की महिलाओं की यही कहानी है। अब हम महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़कर अपने हक हुकूक लेने हैं, किस तरह से हमारे लीगल सिस्टम में बदलाव आए ताकि फास्ट ट्रैक जो है वो केसेस चले, और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से दे। ये जो आनाकानी करते हैं जो आपने बताया, ये वाकई तकरीबन सभी मामलों में हम भी देखते आ रहे हैं। और जो परवरिश की बात है कि हम आखिर परवरिश कैसी कर रहे हैं अपने यहाँ के बच्चों की, क्या हम उनको वाकई बराबरी से उनकी परवरिश हो रही है? क्या हम लड़के को उस तरह से परवरिश दे रहे हैं कि वो बाकी दूसरी लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे जैसे अपनी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ करता है? या जैसा आप कह रही हैं कि बीवियों का लोग जो है वो नहीं उठाते हैं, उनके जो उनके हक हुकूक है उनको अदा नहीं करते हैं, साथ ही साथ बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये तो एक बहुत ही एक ऐसी पितृसत्तात्मक समाज की जो परंपरा चली आ रही है उसको कैसे तोड़ा जाए, ये बताएं आप। और जज साहब दोनों से हम जानना चाहेंगे कि क्या तरीके हैं इसके, क्योंकि ये तो सालों साल से समस्याएं चली आ रही है। आज हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस समय उस दौर में कैसे होगा ये विमेन लेड डेवलपमेंट जब हम अभी भी उन चीजों पहुंचे हुए हैं? जी देखिए, मैं जरूर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। पहली बात, जो यहाँ आप अपनी बेटी की शादी करे उसको उसी टाइम बोले बेटा अगर आपने एक थप्पड़ खाया आप उम्र भर वो थप्पड़ खाती रहेंगी। वो थप्पड़, फिर लात, फिर हाथ, फिर चप्पलें और फिर अनगिनत औजार चलेंगे। एक थप्पड़ खाओगी रिपोर्ट करने जाओ, क्योंकि जिस रिश्ते में हाथ उठा वो रिश्ता कहाँ रहा? नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बनाइए ताकि उनसे बात करने से पहले दिलकारी इंसान सोचे कि मैं किससे बात करूं। आप अपनी बेटियों को ये समझाइए कि बेटा कोई भी जुल्म सहने से पहले ये सोच लेना तुम्हारा कल को फ्यूचर ब्लीक हो सकता है।
आप अपनी बेटियों को ब्याहने से पहले ये बात बताइए, बेटा हम आपकी शादी कर रहे हैं, आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। कोई भी जुल्म होगा, आपके मायके के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप अपनी बच्चियों को लीगल जुडिशरी सारी एक वो नहीं कहते हैं कि पूरा अवेयर करे कि आपके क्या हुकूक थे। परवरिश की आपने बात की, मैं एक बच्चे की माँ हूं, मैं अपना बताऊंगी। आई एम ऑल्सो सिंगल मदर, आई हैव अ सन। आई ऑलवेज टीच माई चाइल्ड हाउ टू बिहेव विद लेडीज। वाई? बिकॉज वो कल को मेरा फ्यूचर है, मेरे बच्चे की परवरिश में कल को उसकी माँ का नाम चलकेगा। कल को मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहती हूँ सबीन गुलरेज के नाम से पहचाना जाए, मैं कल को समाज में मोहम्मद हुसैन की मदर के नाम से पहचानी जाए। ये एक सिस्टम हमें अपने आप में चेंज करना है। हमें ये चेंज लानी है कि नहीं, हम किसी की बेटी को मजदूर बना के नहीं ला रहे हैं, हम उसको इज्जत से ला रहे हैं। मैं नहीं कहती कि वो खिदमतें ना करे, करे, लेकिन वो पहले अपना घर देखे, क्योंकि सास ससुर उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसके माँ बाप है। अगर वो इस बैलेंस में फंस गई तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सास का ये ग्रज, क्योंकि बहू की गलतियां काउंट की जाती हैं, बेटे की गलतियां कभी काउंट नहीं की जाती। आप देखिए, जब समाज में हम बात करते हैं हमारी बहू ने ये गलत किया, हमारी बहू ने, क्या वो उनको ये नहीं समझ आता कि जब तक आपके बेटे का इसमें सपोर्ट नहीं है, बहू गलत कैसे कर सकती है? तब बेटा गलत नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही है गुलरेज जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने गुलरेज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और ये इस तरह की जो चीजें हैं जो हमें बच्चों को सिखानी है, वाकई उन्हें मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और उन्हें न केवल अपने हक हुकूक पता हो बल्कि वो उसको एक्सरसाइज भी करें। जैसे आपने कहा, एक थप्पड़ अगर खाया है तो तुरंत जाके रिपोर्ट करें। किसी के आगे आपको अपने उसूल साथ में रखना है, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन खुद के साथ बुरा भी नहीं होने देना है, बुरा भी नहीं करना। और सब दूसरी मेजर बात मैं ये बताऊं, मैं गवर्नमेंट से इस माध्यम के थ्रू एक अपील करूंगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है विद इन 2 साल वो निपटाए जाए, क्योंकि उसमें एटलीस्ट एक औरत को इंसाफ तो मिले। मैंने खुद देखे डोमेस्टिक वायलेंस के 8 साल केसेस चले, और उल्टा आयरनी इज दिस, जो विक्टिम होती है उसके अपोजिट पे उसका मर्द कहता है कि आई एम नॉट सिक्योर विद हर। मतलब दिस इज आयरनी। आप विक्टिम के कटघरे में खड़े हैं, जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, वही अदालत को बोलता है कि आई एम नॉट सिक्योर विद हर। जी, जब आप आगे जवाब चाहेंगे इस बात का, तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है जितना जल्दी हो सके उतना ट्रॉमेटाइज उस औरत को ना करे जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से निकल के आई। विद इन 2 साल उसकी पेशी कंटिन्यू करे और वो केस खत्म करे, ताकि वो औरत सुकून से जी सके। जो इनकी बातों से लगा मैडम सी की बातों से, मैं एक बात मैं भी कश्मीर में रहा और मेरे पास भी मैट्रिमोनियल केसेस कश्मीर में भी आए और जम्मू में भी आए। 2 साल में यहाँ पे भी रहा, और मेरे पास जब मैं कश्मीर में था, श्रीनगर में था, तो मेरे पास चाइल्ड कस्टडी के केसेस आते थे कि भाई कस्टडी का मामला सबसे जो परेशान होता है, जो इससे जिसको सजा कौन भुगतता है, मियाँ बीबी, ये आपस में कुछ भी हो जाएंगे, बचोर होते हैं, बच्चा जो होता है वो कच्ची मट्टी होता है। उसकी कस्टडी का उस वक्त उसकी डेवलपमेंट मेंटल, साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल होती है, उसमें बहुत सी बातें होती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे मैडम ने कहा, मैं सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर जो बच्चा पालती है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उस बच्चे की, वो टूवर्ड्स उसका फादर है, उसको बहुत मुश्किल है कि वो एक न्यूट्रल माइंड अपना बना सके, एक डिसीजन बना सके।
तो ये मुझे लगता है कि हमको इसके बारे में कुछ प्रिवेंशन, कुछ रिफॉर्म सोसाइटी में लाने पड़े। और जैसे कहा, सबसे बड़ी बात सास बहू की है। जो सास बहू की बात है, मैंने देखा, मैंने पहले भी एक एपिसोड में जिक्र किया, जो बात ये है कि एक चाइल्ड कस्टडी का केस था, मियां बीबी खड़े थे, तो वो डिस्प्यूट, तो बच्चा किसने उठाया था? जब कोर्ट में मेरे पास आए, फूफी ने उठाया था। मैंने कहा यार बच्चा ये कौन है जिसने उठाया हुआ है? कहते ये उसकी फूफी है। नहीं यार, बच्चा बेबी उसकी माँ सामने है, बाप है, तो तूने क्यों उठाया हुआ है? जो ये सोसाइटी है ना हमारी, माँ बेटी का जो रिश्ता है ना, आप एक नोट कर लो, ये साइकिल हो, कुछ भी है, सो इस इंडियन सोसाइटी में ये कुछ और है और सास बहू में कुछ और है। और सारा इसी के सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये पुफिया ही होती है जो आग लगाती हैं। हाँ, वही मैं उसी कंसेप्ट में। और ये सारा जो है ना हमारा इंडियन सोसाइटी है, ट्रेडिशनल, ये सारा जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो मैरिटल डिस्प्यूट लगाओ, किसी भी डिस्प्यूट है, ये इन इर्द गिर्द घूमता है, माँ बेटी सास बहू। आप इसको कैसे, अगर ये क्या हो, सास बहू माँ बेटी बन जाए, वो भी बेटी रहे अपने अपने घर में शादी करके। सर दैट इज द आयरनी, वो शादी करके अपने घर में कम और मायके में ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, इसीलिए तो ये डिस्प्यूट अदालतें पहुंचती हैं। बैलेंस जो है ये स्टक करना पड़ेगा, ये मॉरलिटी जैसे मैडम ने कहा, ये सिखाने पड़ेगी। और जो हस्बैंड है उसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होने चाहिए, उसने सबसे पहले अपनी बीवी का सोचना, उसके बाद उसकी फैमिली है, माँ है, जो उसका भाई है, बाप है, पहले उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने बच्चों की तरफ है और उसकी बीवी की तरफ। जज साहब, हम एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, ये तो समाज सुधार की बात है, जो कि इतने समय से समस्याएं चल रही हैं और ये होगा। देखिए, जब तक कानून का डंडा नहीं पड़ता तब तक लोगों को अक्ल नहीं आती। इसके लिए तो बहुत सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक बदलाव तो बड़े धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, सारी चीजें हैं, पर इसके बावजूद कुछ इतने कड़े कानून होने चाहिए ताकि लोग इस तरह से अपनी पत्नियों को या अपने बच्चों को उनके हक हुकूक से दूर करने से पहले 10 बार सोचें कि हमारे ऊपर इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होंगे। तो कानून भी बदल चुके हैं, 3 क्रिमिनल लॉस जो इन्फोर्समेंट होने जा रहे हैं 1 जुलाई को। तो जो इन्होंने उसमें भी टाइम फ्रेम दिया है डिस्पोजल ऑफ केसेस का, उसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि इतने टाइम पे ये काम होगा, इतने टाइम पे चालान पेश करेगी पुलिस, चार्जशीट कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, जज चार्जेस लगाएगा अक्यूज के खिलाफ, अक्यूज को भी है, और एफआईआर लगाने में भी उस वक्त कुछ डाला हुआ है कि कौन सी केस में एफआईआर इमीडिएट लगेगी, किस में प्रिलिमिनरी है, फॉल्सहुड, जहां ट्रूथफुल, नेस ऑफ द पर्टिकुलर, काफी काम हो रहा है। अभी जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, इनमें काफी चेंजेस है, और आप प्रोसीजर बदलेगा, कानून बदल रहा है, और 1 जुलाई से होप फॉर द बेस्ट। तो आप काम जो करते रहते हैं। जज साहब, आजकल तो ननंदे भाभियों को ये भी बोलती है, हु आर यू टू डिसाइड आवर ब्रदर्स फेट, यानी भाई का फेट माँ बाप तय करे, बहनें तय करे, भाई तय करे, भाभियां तय करे, बट औरत कोई नहीं है अपने मियाँ का फेट तय करने की। असलम जी, ये सवाल आपसे, असलम जी, समाज में बदलाव कैसे आएगा? आप भी जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, या हम चूंकि कहीं हिंदुस्तान के भीतर जो जिस तरह के हम देखते हैं परंपराएं हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कैसे बदला जाएगा? आप खुद जो है वो एक पुरुष हैं, तो किस तरह से बदलाव लाया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप ही बताएं। देखिए, सोशियो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक गर्ल चाइल्ड को
एक विमेन को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा और बिल्कुल, मैं मॉरली भी इसी लाइन पे कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है हमारे देश में वो खवातीन की नहीं हुई है। अभी भी ये कहा जाता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर या फर्स्ट वुमेन एसएसपी और डीसी। तो ये कहने की जरूरत ही क्या है? क्या वुमेन मेल के बराबर नहीं है? या हालिया सालों में कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आ गए कि अब आर्मी में वुमेन ऑफिसर भी कमिश्नर्ड ऑफिसर हो सकती है, कमांड कर सकती है। जैसे फिजिकल उनकी जो पहले फिजिकल जो पैरामीटर्स थे वो उनकी बुनियाद पे इनको कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं बनाया जाता था, बल्कि हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन सर्विसेज या लीगल सर्विसेज में आर्मी की ऑफिसर्स फीमेल हुआ करती थी। तो दौर बदलता जा रहा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल आ गई है और मुझे लगता है जब पॉलिटिकल चेंज आ जाएगी तो तब हर एक तरीके से बदलाव आ जाएगा और लीडर ही वो होता है जो कौम को नई दिशा दिखाता है। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें वहां से शुरू करते हैं और आज तक हमारे देश में बहुत कम महिलाओं को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला होगा, लेकिन जब भी मिला हमें नहीं लगता कि वुमेन किसी से कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन चला पाई या गवर्नेंस के मामले में इसकी कमजोरी कहीं नजर नहीं आई। तो आने वाले सालों में अगर पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय नारी भी पूरी दुनिया में नाम कमा सकती है। जी, वाक़ई आपने अच्छी बात कही। पॉलिटिकल जो अगर फ़ील्ड में अगर महिलाएँ आती हैं, तो आपने कहा कि काफ़ी बेहतर होंगी स्थितियाँ। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि नीति निर्धारक तो महिलाएँ बन जाएँगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी हमें सिस्टरहुड की तरह काम करना होगा, एक-दूसरे के लिए सोचना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ सोचना होगा। ऐसा नहीं कि हमने नीतियाँ बनाई बाहर वालों के लिए और अपने घर में अलग नीतियाँ चल रही हैं, ऐसा नहीं होगा। हम ये दोहरी मानसिकता से हमें दूर होना पड़ेगा और महिलाओं को यदि महिलाओं के साथ खड़े होकर बदलाव लाना है, तो फिर एक-दूसरे को सशक्त करना होगा, तभी असल मायने में महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की जब भारत बात कर रहा है, तब हम उसमें कामयाब होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द ही ज़मीन पर जाकर कश्मीर में भी और बाकी जगहों पर भी इस तरह के लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम और सोसाइटी को भी इस तरह से अवेयर करने के लिए कार्यक्रम करेंगे, जहाँ लोगों की मानसिकता में कुछ बदलाव आ सके और महिलाएँ भी अपने हक-हकूक के लिए जागरूक हो सकें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।